चलो बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फील्ड होती क्या है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि देखो, in order to explain action at a distance, that is force without contact between charges, it is assumed that a charge or charge distribution produces a field in space surrounding it. So the region surrounding a charge in which its electrical effects are perceptible is called the electric field of the given charge. अब ये जो इतनी सारी राम कहानी लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं एकदम एक सेकंड रुकना जरा। तो अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहूँ ना कि इसका मतलब क्या है, तो देखो, हमने पढ़ा था कि अभी हमने क्या पढ़ा था चार्जेस में, कि मेरे पास दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव सपोज करो। तो इनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, एंड सपोजिंगली ये आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अब अभी तक हम लोग जो एक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, एक फोर्स की डेफिनेशन को समझ रहे थे, वो सारे हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते थे। जैसे कि पुश हो गया आपका, आपका पुल हो गया, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल थे, जहां पे हम एक्चुअल कॉन्टैक्ट कर रहे थे। किसी बॉडी को हम धक्का देते हैं तो उसको टच करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं, किसी इंसान को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो वहां टच होता है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग समझ में आ रही थी कि ये सारी कन्वेंशनल फोर्सेस हैं। ये एक जो नई फोर्स निकल करके आई है सिस्टम वाली, जिसमें कि कॉन्टैक्टलेस चीजें काम कर रही थी। यहाँ पे तो कोई कॉन्टैक्ट था नहीं, चीजें कॉन्टैक्टलेस तरीके से काम कर रही थी। तो ये चीज जो काम कर रही थी, इसका क्या रीजन होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने निकाला फील्ड का फंडा। अब फील्ड का फंडा क्या कहता है कि जब ऐसा कोई फोर्स लग रहा है ना कि ये ऑब्जेक्ट यहां हो करके इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर ले रही है बिना किसी टच के, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एक इफेक्ट रहा होगा इस ऑब्जेक्ट का, जिसके अंदर आया होगा ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, और तब जाकर के इस पे फोर्स लगना शुरू हुआ होगा। तो इसी इफेक्ट को हम लोगों ने नाम दिया है फील्ड। इफेक्ट को कैसे नाम दिया? हम लोगों ने कहा ना कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से, सिर्फ ये यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसी नहीं है, इसने अपनी एक फील्ड बना करके रखी है। जैसे क्रिकेट की एक पिच होती है ना, जिसके अंदर सब लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो खेलते सेंटर में है, पर प्लेयर्स पे इफेक्ट, बॉल जाती है, प्लेयर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो पूरे फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसे ही ये एक फील्ड बनाई हुई है इसने, जिसकी रेंज काफी दूर तक है। तो ऐसे ऐसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और ये इसने अपनी एक फील्ड बना के रखी है। और इस फील्ड में जब भी कोई आएगा ना, सपोज करो एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, नेगेटिव, इसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये इसकी फील्ड में आ जाएगा ना, इस पे एक फोर्स लगने लगेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब ये इसके रेंज में आ गया है, इसकी फील्ड में आ गया है। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इतने सारे पूरे जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है उसका यही सेंस है। नेक्स्ट, electric field at a point is characterized either by a vector function of position E called electric intensity, or by a scalar function of position V called as electric potential. The electric field in a certain space is also visualized graphically in terms of lines of force. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो उसको या तो एक वेक्टर फंक्शन में कहते हैं, जिसको कि ई कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से, ये हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये एक वेक्टर फंक्शन होता है। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एक स्केलर फंक्शन के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक वी से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इस वेक्टर फंक्शन वाले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। The electric field in a certain space is also visualized graphically in terms of lines of force. तो ग्राफिकली तो मैंने आपको दिखा दिया, ये जितनी लाइंस निकल रही है ना, इन्हीं सारी लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में ई लॉफ लिखा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है अभी ग्राफिकली, ये सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को: स्केलर फॉर्म में ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर लाइंस ऑफ फोर्स ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, तो तीन तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और यही उसके तीन तरीके थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है?
चलो बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि हम लोग अभी इंटेंसिटी पे फोकस करने वाले हैं, तो ये रहा हमारा इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरा फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो यहाँ देखो, जो मैंने प्लस का एग्जांपल बताया था ना, इस वाले में आया अगर वापस, ये मेरे पास दो चार्जेस मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की थी, एक ये चार्ज नंबर 1 है और एक ये चार्ज नंबर 2 है। तो ये जो छोटा वाला माइनस है ना, ये एक टेस्ट चार्ज की तरह एक्चुअली काम कर रहा है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, इस चार्ज को लाया ही गया है पिक्चर में इसलिए ताकि इस पॉजिटिव वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जज कर सके। तो इसको टेस्ट करने के लिए लाया गया है, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब टेस्ट चार्ज काम कैसे करता है, जो जो मैंने पीछे समझाया था वही होता है। हम हम क्या करते हैं, हम बीच में एक फील्ड को रखते हैं प्लस, ठीक है, और सपोज करो कि इस फील्ड की जो रेंज है वो कहीं यहां तक है, ठीक है। इसके बाहर एक चार्ज को हम लोग रखते हैं माइनस, ठीक है। अब धीरे धीरे इस माइनस चार्ज को लेके आते हैं इसके रेंज के अंदर। सपोज करो मैंने माइनस चार्ज को यहाँ लेके आया, और फिर जो माइनस चार्ज पे फोर्स लगनी शुरू हुई ना, उस फोर्स को स्टडी करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेस्ट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। यही थी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज की कॉन्सेप्ट। देखो, ये जो Q है ना मेरा, ये मेरा वो ओरिजिनल चार्ज है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रखा है Q0। ये जो Q0 है मेरा, ये एक टेस्ट चार्ज है जो अभी अभी मैं इसको लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज का मतलब ये जो टेस्ट इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F, और पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब Q0। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको लेके आया, इसको मैंने नाम दिया है Q, और इसको मैंने नाम दिया है Q0। अब इन दोनों के बीच मैं डिस्टेंस डिफाइन कर देता हूँ R, और इनके बीच एक फोर्स लग रहा होगा F। अब मुझे पता है कि मैं E को बोल रहा हूँ फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q0। ये मैंने डिफाइन कर दिया अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब फोर्स क्या होगा इन दोनों चार्जेस के बीच, तो फोर्स हम जानते हैं के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो एक के आ गया, एक ये क्यू आ गया, एक ये Q0 आ गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया, ये डिस्टेंस, और ये Q0 भी यहाँ डिवीजन में आ गया। अब ये Q0 से ये Q0 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि कोई भी ऐसा चार्ज जो इस क्यू चार्ज की फील्ड के अंदर आएगा ना, उस पर इतना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब बस यही होता है कि इसका एक फील्ड है प्लस चार्ज की, और कोई भी एक टेस्ट चार्ज Q0 जैसा इस फील्ड के अंदर आएगा तो उस पर इतना फोर्स लग रहा होगा, ये इसकी फील्ड की वैल्यू है। जब फील्ड की वैल्यू को मैं उस चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा फोर्स। अगर मुझे फोर्स निकालना है कितना लगेगा, तो सपोज करो मैं F ले रहा हूँ, ठीक है। अब कल को यहाँ पे Q0 नहीं आकर के कोई चार्ज मान लेते हैं 2Q0 आ गया, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट रहेगा, इंटू 2Q0। तो फील्ड इंटू चार्ज की वैल्यू। कल को अगर यहाँ पे कोई चार्ज आ गया, सपोज करते हैं कैपिटल Q, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल Q, उस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है कि फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज आ रहा है, उसको फील्ड की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कि उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है मेरा, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बाद एक चीज जो यहाँ और दिख रही है वो है ये लिमिट। तो ये लिमिट क्या दिखा रहा है, लिमिट एक्चुअली Q0 टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू जीरो, ये टेंड्स टू का साइन होता है, रिप्रेजेंट्स दैट Q0 इज वेरी स्मॉल चार्ज। तो एक चीज और जानने वाली है कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम लोग हमेशा स्मॉल चार्ज रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे टेस्ट हम लोग कोई भी टेस्ट करते हैं तो हमेशा एक स्मॉल स्केल पे टेस्ट करते हैं, तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक फोर्स का टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो भी एक स्मॉल स्केल पे करते हैं, इसलिए टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है। और टेस्ट चार्ज के बारे में हम एक और कुछ और लिखा हुआ है, टेस्ट चार्ज Q0 इज फिक्शियस चार्ज दैट एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन नियर बाई चार्जेस बट एक्सपीरियंस फोर्सेस ड्यू टू देम। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक इतना छोटा सा फिक्शनल चार्ज होता है, प्रैक्टिकली एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, फिक्शनल चार्ज ही होता है, जो कि कोई फोर्स तो नहीं लगाता है इतना अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर उनसे फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब आप पूछेंगे इस तरह की फोर्स क्यों नहीं लगाता है, तो देखो, अगर कल को मैं
टेस्ट चार्ज का ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बैठ जाऊं, अभी तक हमने निकाला था किसका, क्यू का, अब मुझे चाहिए कि कल को मैं टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, E इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो चीज सेम है, पर क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट तो बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो जब क्यू नॉट को हम लोग इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी, है ना, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो छोटा सा टेस्ट चार्ज है, ये खुद तो कोई फोर्स नहीं लगाता है, पर बाकी चार्जेस का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, टेस्ट चार्ज के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? चलो बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो कैपिटल ई है हमारा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है कि क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो बहुत ध्यान से देखना डायरेक्शन के बारे में। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक प्लस चार्ज बनाता हूँ, एक माइनस चार्ज बनाता हूँ, तो प्लस चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, तो प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होता है उसका सेम होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, वाइल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। तो ये चीज तो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से याद करवाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज से है वो हमेशा निकल रहा होता है, हमेशा अवे फ्रॉम इट, एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर हमेशा फील्ड लाइंस आ रही होती हैं, तो ऑलवेज टुवर्ड्स इट, ऑलवेज टुवर्ड्स इट। और अगर आप डेफिनेशन से देखो पिछले वाला, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ है, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो इस पे इस डायरेक्शन की ओर फोर्स लगेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अपोजिट होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इससे बाहर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, बाहर की ओर, इधर कहाँ गया, हाँ, बाहर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, चलो, इट्स यूनिट इज न्यूटन कुलम, न्यूटन पर कुलम इसकी यूनिट होती है, सबको जानते हैं क्यों, क्योंकि एफ अपॉन क्यू है, एफ न्यूटन हो गया आपका, क्यू आपका कुलम हो गया। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, इसी चीज को जब हम लोग डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ नेगेटिव चार्ज। जो हमने पीछे पढ़ा था डायरेक्शन के बारे में कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा उस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी, पर जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर जो फोर्स होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दोनों अपोजिट होगा। ठीक है, और लास्ट चीज, इट ऑबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने कल पढ़ा था कि ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू प्लस कैरी ऑन। ठीक है, तो ये चीज थी, यहां तक कोई डाउट, स्पीड तो नहीं लग रहा है ज्यादा? मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा रैपिड रिवीजन में सब कुछ कवर करना है। अगर कहीं भी कोई डाउट लगे, कोई चीज समझ में ना आए तो बता देना, मैं दोबारा से उसको स्लो डाउन होकर समझाऊंगा। ठीक है, स्पीड की चिंता मत करना, कहीं भी समझ में ना आए तो मुझे बताना। ठीक है सर, लास्ट वन रिपीट करो, लास्ट वन। अरे ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वाला है बेटा, ये
इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने कल पढ़ा था ना फोर्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि फोर्स क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस ऐसे ही सो ऑन। जो हमने पढ़ा था कि अगर एक Q चार्ज है, अगर एक यहाँ पे एक Q चार्ज रखते हैं और इस Q चार्ज पर एक Q1, Q2, Q3 और Q4 चार चार्जेस अगर इस पे फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो ऐसे 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 ऐसे, तो इस Q का जो नेट चार्ज होगा ना, वो इन चारों चार्जेस के फोर्स का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब कि Q और Q1 के बीच जो फोर्स लग रहा है वो, प्लस Q और Q2 के बीच, प्लस Q और Q3 के बीच, और प्लस Q और Q4 के बीच, सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होगा। कोई भी एक फोर्स एक दूसरे को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट आपका काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी। अगर मैं ये चार और पांच चार्जेस वाला एग्जांपल लूंगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, वो सारी ही इंटेंसिटीज वेक्टर सम में कैरी होकर के बनाएंगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू पे कितनी है। तो वही मैंने लिखा कि ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। क्लियर है ये? चलो बढ़िया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी कैसी होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं। अब देखो, ये जो वेरियस चार्ज का बात हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो देखो, अभी तक हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स ले रहे थे ना, वो सब पॉइंट चार्जेस थे। ठीक है, एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे होते थे। पर जब हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, तो अलग अलग शेप्स में हमारे बॉडी होती है जिन पे चार्जेस होते हैं। कुछ बॉडी होती है ऐसे स्क्वायर शेप में, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ क्यूबॉइड होते हैं। तो अलग अलग शेप्स होते हैं हमारे पास जिन पे इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उन सब चार्जेस के लिए कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ये उसका मैटर है। अब देखो, ट्रीटिंग अ स्मॉल एलिमेंट एज अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 1/4πε0 dq अपॉन r³r। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो, अगर मान लो मेरे पास ऐसा है कुछ, ठीक है, एक चार्ज q है, और इससे मुझे निकालना है कि इस पॉइंट p पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो आपका के क्यू है, के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन r³ इंटू आर वेक्टर। अब ये r³ और r वेक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का। और dq क्या है, इस छोटे चार्ज को ना मैंने डिवाइड कर दिया है एक सिंगल यूनिट में। और मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारे छोटे छोटे dq मिला करके ना, मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको q कर देता हूँ, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो ये सारे जो छोटे छोटे डी क्यू डी क्यू डी क्यू है ना, ये सारे डी क्यू मिला करके कल को एक बड़ा चार्ज क्यू बना देंगे। तो इसीलिए मैंने डिस्क्रीट चार्ज यहाँ पे लिया है कि छोटे छोटे डी क्यू मिल करके आपके बड़े से चार्ज बन जा रहे हैं। और इस चीज को जब आप रिजोल्व करोगे ना, तो इसको ये भी लिख सकते हो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वो बेसिकली वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। चलो, अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूं, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज क्या होता है कि अगर मेरा पर यूनिट लेंथ पे कोई चार्ज गिवन है, ठीक है, तो कुछ बॉडीज हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ऐसे होते हैं ऐसे चार्ज। अब मान लो इस एल लेंथ के ऑब्जेक्ट से मुझे पता करना है कि यहाँ पे चार्ज कितना है। इस पूरे एल लेंथ के ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज है वो मैं मान लेता हूँ क्यू है। ठीक है, इस पूरे एल लेंथ के ऑब्जेक्ट पे टोटल क्यू चार्ज है, और मुझे बताना है कि इस पूरे एल लेंथ ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पे पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। तो इस केस में ना मैं एक लैम्डा को डिफाइन करूंगा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, अगर Q चार्ज एग्जिस्ट करता है L लेंथ के अंदर,
उल्टा हो गया थोड़ा सा। अगर एल लेंथ पे क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन एल। और इसी को मैं लैम्डा कहता हूँ। यूनिट, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं सारी कैलकुलेशन लैम्डा पे कर सकता हूँ कि इसके मैं इनफाइनाइट यूनिट चार्जेस क्रिएट कर सकता हूँ, छोटे छोटे। सब पे चार्ज लैम्डा 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 होगा। और मैं लैम्डा डीएल को इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। लैम्डा डी एल क्यों किया है, देखो लैम्डा तो निकाल लिया मैंने, और छोटा सा जो लेंथ है वो कितना है, डी एल। तो यूनिट लेंथ पे जब क्यू बाई एल है तो डीएल लेंथ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। और ये सारे डीएल को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, छोटे छोटे डीएल को, तो क्या बना देंगे, मेरा एल लेंथ बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जीरो से एल। उसने उल्टा लिया है, बेसिकली वो उसका दिक्कत है, साइन का दिक्कत होगा इसमें। आप जीरो से एल लेंगे तो ये क्लियर पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन के टाइम जीरो से एल का लेंथ ले लूंगा, यानी कि यहाँ से यहाँ जीरो से एल लेंथ तक मैं सारे डीएल को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और वो सारे छोटे छोटे डीएल मिलाकर के मेरा बना देंगे लेंथ एल। बस यही सिमिलर कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा जो मेरी बॉडीज हैं जिनके अंदर एरिया आता है। तो यहाँ पे मैं सेम डिफाइन करूंगा सिग्मा, जिसको कि मैं कहूंगा चार्ज पर यूनिट एरिया। जो हमने यहाँ पे किया था सेम वही करेंगे। सिग्मा के लिए क्या करेंगे, क्यू अपॉन एस कर देंगे, इसको मैं सिग्मा डिफाइन कर दूंगा। और वही सेम चीज हम फॉलो कर रहे होंगे वॉल्यूम के लिए। जो हमारे स्फेयर्स होते हैं जहाँ पे वॉल्यूम में चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे हम रो डिफाइन कर देंगे। रो हो जाएगा आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो चीजें हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में की थी वही एरिया वाले में करेंगे, वही वॉल्यूम वाले में करेंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलो, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फील्ड लाइन्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, उसी चीज को मैं एक बार दोबारा से ढंग से समझा देता हूँ। अ फील्ड लाइन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन सच अ वे that its direction at any point, that is the direction of its tangent, is the same as the direction of the field at the that point. अगर एकदम सिंपल टर्म्स में समझे तो फील्ड लाइंस क्या होती है, देखो ये होती है हमारी फील्ड लाइंस। ये आपका चार्ज है, और एक इमेजिनरी, जो मैंने बताया था कि एक फील्ड मुझे डिफाइन करनी है कि कहाँ तक इस चार्ज का इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा, तो उसको मैं किस चीज से डिफाइन करता हूँ, फील्ड लाइंस के हेल्प से इस चीज को मैं डिफाइन कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो यही फील्ड लाइंस होती है। और एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये थी, द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंजेंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। ये जो फील्ड लाइंस है ना, अगर सपोज करो मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ये इस फील्ड लाइन का डायरेक्शन बता देगा। तो जो फील्ड लाइंस है वो कर्व है, कर्व में मैं जहां भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो टेंजेंट मुझे बताएगा कि उस फील्ड लाइन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। जैसे ये प्लस से निकल तो रही है, मैं देख रहा हूँ सब जगह प्लस से निकल रही हैं, पर अगर एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे देखना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ कर करके मैं बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है, ठीक है। ये चीज उसने कही थी। नेक्स्ट लिखा है, फील्ड लाइंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड लाइंस का यूज हम लोग कर सकते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए। अब वो कैसे करेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया एट राइट एंगल्स। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड।
मतलब जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही होंगी किसी चार्ज से, उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। ध्यान रखना इस बात को कि हमने मैग्नीट्यूड कहा है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इस पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं बिना लाइंस की डायरेक्शन को देखे हुए। जैसे यहाँ पे मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है इस फील्ड लाइंस का कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे आ रही है। तो कल को अगर इस पार्ट को ढक भी दिया जाता ना, इस ब्लैक वाले पार्ट को पूरा ढक देता, तो मैं बता सकता था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पर जब तक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया हुआ है, तब तक मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या है। पर एक चीज तो मैं कमेंट हमेशा कर सकता हूँ, वो इस बात पे है कि अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है, यहाँ यहाँ पे अगर चार्ज दिया हुआ है ऐसे एक क्यू, और एक यहाँ चार्ज दिया हुआ है क्यू नॉट, मुझे नहीं पता इसका इसका वो क्या है, इसका चार्ज क्या है मुझे नहीं पता। मैंने बस देखा कि यहाँ से बहुत सारी लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और यहाँ से कम लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं या कम लाइन आ रही हैं, जो भी, ठीक है। मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि Q इज ग्रेटर देन Q नॉट। क्यों? क्योंकि Q के पास ज्यादा फील्ड लाइंस है, इसलिए इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगी। यही चीज अगर यहाँ देखो तो देखो, यहाँ पे एक दो तीन चार और एक दो तीन, यहाँ से चार चार लाइंस निकल रही हैं, यहाँ से तीन लाइंस आ रही हैं। तो क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, जिसके पास ज्यादा इंटेंसिटी उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा, ठीक है। और याद रखना, मैग्नीट्यूड पे कमेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है इस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। जब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मुझे पता चल जाएगी तो ही मैं उसके मैग्नीट्यूड प्लस या माइनस है इस पे कमेंट कर सकता हूँ। जब तक नहीं दिया हुआ है तब तक ऊपर ऊपर से सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ कि क्यू ए या क्यू बी किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। क्लियर है ये चीज? फील्ड लाइंस में कोई डाउट बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो बढ़िया। तो अब नेक्स्ट वीक की क्लास में फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में, और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसको दो क्लास में खत्म कर देंगे। और थर्ड क्लास में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक न्यूमेरिकल से सॉल्विंग सेशन लगवा दूं, ताकि ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल से कुछ काम चलने वाला है नहीं जब तक आप अच्छे ढंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीक के फ्राइडे या नेक्स्ट वीक के सैटरडे को हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो डिवीजन करा ही रहा हूँ, आप भी अपने साइड से पूरा डिवीजन करके फॉर्मूलाज वगैरह जो भी है, एप्सिलॉन की वैल्यू जो याद नहीं थी, उन चीज़ों को एक बार चेक करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है फिर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।